ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश की संस्कृति सारी दुनिया की संस्कृतियों से बिल्कुल अलग है और बहुत ही समृद्ध संस्कृति है। हमारे देश का खान पान, रीति रिवाज और जो हमारी प्राचीन विज्ञान भी रहे वो बिल्कुल इतने सटीक थे, चाहे वो स्वास्थ्य विज्ञान रहा हो, चाहे वो गणित रहा हो या रसायन विज्ञान या भौतिकी। बड़े बड़े गणितज्ञ हमारे देश में हुए, बड़े बड़े चिकित्सा शास्त्री हमारे यहाँ हुए जिन्होंने देश को एक नई दिशा दी। इसी प्रकार से हमारे देश का जो एक आहार प्रणाली है वो भी दुनिया में एक अलग है और मौसम के आधार पर, शरीर के आधार पर विभिन्न प्रकार से मतलब दुनिया से अलग ही तरह की हमारी एक आहार प्रणाली है। आयुर्वेद में आहार प्रणाली के बारे में बड़ा विशद वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से व्यक्ति का आहार संतुलन होना चाहिए। तो इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं वरिष्ठ आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर एन.डी. शर्मा जी। शर्मा जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। शर्मा जी, भारतीय चिकित्सा शास्त्र में विशेष रूप से आयुर्वेद में आहार के बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं और हमारे यहाँ बहुत सारी कहावतें हैं जो बड़ी सटीक बैठती है। जैसे कहते हैं कि साहब कम खाओ और गम खाओ, यानी कम खाएंगे और संयम बरतेंगे, यानी गम भी खाएंगे, अपने आप में पेशेंस रखेंगे तो निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे। दूसरी एक कहावत है कि जैसा खाओगे अन्न और वैसा होगा मन। यानी ये जो कहावतें हैं कहीं ना कहीं हमारे आहार से जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि आयुर्वेद में आहार को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है? देखिए, आहार को अगर हम परिभाषित करेंगे तो आप उसको ये कहिए कि जो मुख के रास्ते हमारी अन्न नलिकाओं में जाकर आमाशय में जो पहुंचता है और उसका हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म, चय अपचय जिसको कहते हैं, और मेटाबॉलिज्म के जरिए जो हमारे शरीर को पोषण देता है उसको हम आहार कहते हैं। आपने संतुलित आहार के बारे में बात की। संतुलित आहार को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला भाग ये है कि आहार से पहले की प्रक्रियाएं, दूसरी आहार की प्रक्रियाएं, तीसरी आहार के बाद की प्रक्रियाएं। और एक चीज और है, संतुलित आहार एक तो यूनिवर्सल है कि ये संतुलित आहार देश काल प्रभाव के अनुसार तो बदलता रहेगा, लेकिन संतुलन आहार एक है और ये व्यक्ति विशेष के हिसाब से भी बदलता रहता है। अगर आप रोगियों को एक जो यूनिवर्सल जो संतुलित आहार है उसकी अगर बात करें तो वो रोगियों पर लागू नहीं होता। जैसे कि भोजन से संतुलित आहार का अर्थ है कि न हम कम लें न हम ज़्यादा लें, उसकी हमको उचित मात्रा उतनी लेनी चाहिए जितनी हमारे शरीर को आवश्यकता है। मैं थोड़ा सा आपको मैं बताऊंगा भोजन से पहले के जो पूर्व कर्म है वो आजकल जो हमारी जो भोजन की प्रणाली है वो अधिकतर खाने पीने का जो ढंग है वो बिल्कुल हमारे शास्त्रोक्त नहीं है और मैं कहूँगा कि बिल्कुल ही खाने पीने का ढंग गलत हो चुका है। पूर्व कर्म में आप देखिए, जिस वक्त हमारे, मैं पहले बताऊं आपको, वस्त्र भी आपको जो है ढीले ढाले पहनने हैं, स्वच्छ वस्त्र भी पहनने हैं और जमीन पर आसन बिछाकर ही भोजन करना है। उसका एक वैज्ञानिक महत्व है, लेकिन अभी आजकल ये परंपराएं देखने को नहीं मिलती है। लेकिन घरों में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हम जमीन पर आसन पर बैठकर भोजन करें। और एक चीज़ और ध्यान रखें हमेशा कि भोजन का जो पात्र है वो आपके नाभि और हृदय के बीच में होना चाहिए। न तो आप उसको थाली को या प्लेट को उठाकर अपने मुंह के पास रखें, न या बिल्कुल नीचे रखें, नहीं, वो आपके नाभि और हृदय प्रदेश के बीच में होना चाहिए और सुखासन में बैठकर भोजन करें। अब आती है भोजन की बात। संतुलित आहार में ऐसा होता है, स्वस्थ मनुष्य जैसे हम आप लोग हैं जो सामान्य फिजिकल वर्क करते हैं, उनको 2400 कैलोरी चाहिए भोजन के लिए। मध्यम काम करने वाला है 2400 से 2500 तो सरल कार्य करने वाले को, जैसे हम लोग पढ़ने लिखने टेबल का काम करते हैं। मध्यम काम करने वाले व्यक्ति को करीब 2900 से 3000 कैलोरी चाहिए और अतिशय परिश्रम करने वाले व्यक्ति को 3500 कैलोरी के करीब चाहिए। ये हमको जो है भोजन चाहिए। स्त्री को थोड़ा कम है। सामान्य काम करने वाली स्त्री को 2000 कैलोरीज और मध्यम परिश्रम करने वाली को 2500 कैलोरी और 2900 से 3000 कैलोरी वो जो अधिक श्रम करती हैं। अब कैलोरीज को हम कैसे नापेंगे? तो कैलोरीज में हम देखिए भोजन में क्या लेते हैं, हम गेहूं लेते हैं, आटा लेते हैं, सब्जी लेते हैं, दही लेते हैं, सलाद लेते हैं, ये सारी चीज़ें लेते हैं। इन सभी चीज़ों की अलग अलग मात्राएं हैं। तो उसके हिसाब से हमको
उतना ही कैलोरीज भोजन लेना चाहिए जितना वो है। वैसे सामान्यतः अब आप कैलोरी हर व्यक्ति तो नहीं गिन सकता कि हमने इसमें आटे की इतनी, एक रोटी में जैसे कि 100 ग्राम आटे में आपको 110 कैलोरीज मिलेंगी, तो हर व्यक्ति तो ये नहीं गिन सकता कि मैंने कितनी कैलोरीज ले ली या कितनी कैलोरीज उसमें सब्जी में ली हैं या कितनी दही में ली है। उसके लिए एक आयुर्वेद में बड़ी सिंपल सी परिभाषा है। संतुलित भोजन वही है जिसको करने के बाद आप प्रसन्नता महसूस करें, पेट का आपका भारीपन न हो, आप में बैठने में आपको दिक्कत न हो, सांस लेने में दिक्कत न हो आपको, और आप सुखपूर्वक आपको तृप्ति महसूस हो, उसको तो कहते हैं संतुलित भोजन। और आसानी से पच भी जाए। आसानी से पच भी जाए, वही आसानी से पचेगा जिससे आपको दिक्कत नहीं हो रही है। और असंतुलित भोजन अगर होगा तो आपका पेट भी फूलेगा, आपको डकार भी आएंगी, आपको एसिडिटी भी होगी, आप अपने आप को इधर से उधर करते रहेंगे, आपको बहुत अनइजीनेस महसूस होगी असंतुलित भोजन से। भोजन की एक चीज याद रखें, 3 चीजों का बड़ा महत्व होता है, जल, तक्र और दुग्ध। प्रातःकाल व्यक्ति जब उठे तो सबसे पहले जलपान करे, तांबे के पात्र में रखा हुआ जल है वो प्रातःकाल ग्रहण करे, निरोग रहेगा, स्वस्थ रहेगा, प्रसन्न रहेगा, उसको विकार नहीं होंगे, तेज बुद्धि को बढ़ाएगा। दोपहर को भोजन के बाद तक्र का इस्तेमाल हमेशा करें। तक्र मीन छाछ। अगर आप भोजन के बाद इसको लेंगे तो आपको उदर रोग कभी हो ही नहीं सकता। देखिए, भोजन जब जा रहा है तब हमारे शरीर के अंदर चाहे वो यकृत है, चाहे वो प्लीहा है, चाहे वो गॉल ब्लैडर है, चाहे वो हमारी छोटी आंतें हैं, बड़ी, ये सब अपना अपना एक स्राव उत्पन्न करती हैं जो उस भोजन को पचाती हैं। अगर आप तक्र ले रहे हैं भोजन के बाद तो वो इतने काम करता है कि आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। तक्र की महिमा का वर्णन करते हुए हमारे आयुर्वेद का एक महान ग्रंथ है, एक योग रत्नाकर, उसमें लिखा है, हालांकि उसकी महिमा कही है, उन्होंने ये कहा है कि अगर तक्र कैलाश पर होता तो भगवान शिव का कंठ नीला नहीं होता। उन्होंने जो विषपान से कंठ नहीं लगे थे, कहते तक्र होता तो वो उस प्रभाव को भी नष्ट कर देता। अगर क्षीर सागर में तक्र होता तो विष्णु भगवान का वर्ण नीला नहीं होता। तो ये एक तक्र की महिमा उन्होंने ये बताया है कि इसकी इतनी महिमा है कि यदि आपको बिल्कुल निरोगी रहना है तो आप खाना खाने के बाद 1 गिलास तक्र का छाछ का सेवन अवश्य करें। डॉक्टर साहब, आयुर्वेद में जैसे अभी आहार संतुलन और संतुलित आहार की बात कर रहे हैं, तो बड़ा संक्षिप्त में हमें आप जानकारी दीजिए कि एक आदर्श अल्पाहार, दोपहर का भोजन और रात्रि का भोजन क्या होना चाहिए? देखिए, जनसाधारण के लिए मैं 2 पार्ट्स में इसको बताऊंगा। एक वो जो संतुलित स्वस्थ व्यक्ति के लिए है, एक वो जो है रोगी व्यक्ति के लिए है। स्वस्थ व्यक्ति के लिए सबसे पहले देखिए, एक शास्त्र में भी एक बात कही है, आयुर्वेद साफ कहता है कि आप एक दफे अपना दोपहर का भोजन और शाम का भोजन बेशक छोड़ दीजिए, लेकिन आपको सुबह का नाश्ता या सुबह जो आपको अल्पाहार है वो आपको कभी नहीं छोड़ना, स्किप नहीं करना उसको कभी भी। सुबह भोजन के लिए सबसे आपको जो उत्तम है, यदि आप मतलब जो है ना, आप देखिए गेहूं का भुना हुआ दलिया लीजिए, बहुत उत्तम है। स्प्राउटेड जो आपके जो चने हैं या जो मूंग की दाल है, इस तरह की चीजें स्प्राउट आप उसको लीजिए। कॉर्नफ्लेक्स भी मिलते हैं मक्की के दाने बाजार में, आप वो भी लीजिए। आप मोटे अनाज की छोटी छोटी चीजें बनती हैं घरों में, माताएं बहनें सभी जानती हैं, वो अल्पाहार में सुबह सुबह दे सकती हैं। 1 गिलास दूध ले, एक कोई फल ले, है ना, ये आप। अच्छा, एक चीज और है, अल्पाहार को प्रातःकाल के अल्पाहार को 9 बजे तक करें आप, दोपहर का भोजन आप 12 बजे तक करें आप, शाम का भोजन आप 8 बजे तक कर लें, क्योंकि ये हमारा ये सारा का सारा भोजन का जो विधान है वो भारतीय देश काल और जलवायु के हिसाब से है। अल्पाहार जब आप ले रहे हैं तो अल्पाहार को बदलते रहें। ऐसा नहीं है यदि आप एक दिन दलिया ले रहे हैं तो हफ्ते में 7 दिन आप दलिया ही ले, आप चेंज करते रहिए आप, है ना, इस तरह की चीज़ें। तो ये आप अल्पाहार में आपका लेना अति से उत्तम रहेगा। इसके साथ जो है इन चीज़ों के बाद आप 1 गिलास दूध और आप कोई फल भी ले सकते हैं। उसके बाद दोपहर को जो आप भोजन करेंगे, दोपहर के भोजन में आपका कोई दाल हो, कोई सब्जी हो, कोई सलाद हो, तक्र का मैंने जिक्र किया वो हो 1 गिलास, और आपकी चपाती हो। चपाती में बजाय इसके जो लोग अतिशय परिश्रम नहीं करते, बैठे रहते हैं, जिनका कुर्सी का बैठे रहने का कार्य है, उनको जो आटा इस्तेमाल करते हैं वो बेहतर होगा। वो आटा ऐसे इस्तेमाल करें, 10 किलो गेहूं, 2 किलो चना, 1 किलो जौ और आधा किलो सोयाबीन। उसका अगर आप मिक्स करेंगे तो वो इतना फाइबरस फूड हो जाता है कि आपको पोषण भी देगा और आपके सारी की सारी आंतरिक क्रियाओं को ठीक रखेगा। और आप मतलब जो मिष्टान भी ले सकते हैं, किसी रोग से ग्रसित नहीं है तो आप वो भी ले सकते हैं, और 1 गिलास आप तक कर लेंगे तो वो आप ले सकते हैं। ये दोपहर के भोजन का ये है। आपको शाम के भोजन में आप जो दोपहर को जो भोजन लेते हैं उससे 25% कम लीजिए।
शाम के भोजन में भी आपको जो है चपाती भी लेनी है, सब्जी भी लेनी है, दाल भी लेनी है, आपका जो चावल भी लेना है, चावल ले सकते हैं आप, दोपहर को भी ले सकते हैं, शाम को भी ले सकते हैं। दही आप दोपहर को लीजिए, तकर आप लीजिए, शाम को थोड़ा उसको जो है ना अवॉइड करें दही को। और रात को सोने से पहले आप दूध अवश्य लें। तो वो आपके सारे दूध का एक ये है कि दूध संसार में सबसे उत्तम एंटासिड है, आपकी सारी की सारी जो एसिडिटी की वो जो चीज है उसको खत्म करते हैं। यदि आप तला हुआ भोजन का भी ले रहे हैं तो उसके साथ नारियल की चटनी अवश्य लें। आपने देखा होगा दक्षिण भारत के तरफ जहाँ ज्यादा तली हुई चीजों का चलन है वहां पर वो नारियल की चटनी अवश्य देते हैं, क्योंकि नारियल की चटनी का कार्य है कि वो एंटासिड बहुत अच्छा जो अम्ल पित्त का नाश करता है। इसलिए शाम के भोजन में इस तरीके से रखिए। आहार संतुलन में जो हमारी स्वाद ग्रंथि है उस पर नियंत्रण रखना कितना जरूरी है? बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। ये सबसे ज्यादा नियंत्रण उसी पर रखना चाहिए, क्योंकि यदि हम देखिए जो हमारे टेस्ट बड्स हैं, ये हमारे स्वाद हैं, आपको मन तो आपको आपके जो टेस्ट बड्स हैं, आपकी स्वाद की ग्रंथियां हैं, वो तो आपसे बहुत कुछ मांगेंगी। और आपको एक चीज मैं बताऊं, हमेशा ध्यान रखिए, एक सूत्र की बात है, जो आपके शरीर को हानिकारक है उसको आपकी ये स्वाद की ग्रंथियां अवश्य मांगेंगी। जी, जिसको कहते हैं बदपरहेज होना। बिल्कुल 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 अवश्य मांगेंगी। इसलिए आपको अपने आप को उससे खींचना है, इंद्रियों का गुलाम नहीं होना है, उन स्वाद ग्रंथियों का कहा आपको नहीं मानना है। आपका शरीर की जो आवाज है कि जो शरीर को क्या आपको लाभदायक है, आपको उसकी बात सुननी है, स्वाद ग्रंथियों की बात नहीं सुननी है। अब देखिए संतुलित भोजन, अब एक होता है बीमार व्यक्ति है तो बीमार व्यक्ति को हम संतुलित भोजन नहीं दे सकते, यानी कि मीठा खाने के, जैसे मान लीजिए मधुमेह का रोगी है, उसका मीठा खाने का बड़ा मन करता है, लेकिन उसको अपनी स्वाद ग्रंथियों को रोकना है। जो एसिडिटी से, अम्ल पित्त से पीड़ित व्यक्ति है, उसका तली हुई चीजें, भुनी हुई चीजें, इस तरह की चीजें खाने का बहुत मन करता है, लेकिन उसको रोकना है उन सारी की सारी चीजों से। कफ वृत्ति वाला गुरु पुरुष, जो गुरु भारी भारी लक्षण वाला, गुरु लक्षण वाला, कफ प्रकृति वाला व्यक्ति, वो चाहेगा तली हुई चीजें और मांस मदिरा की चीजें, और हर वक्त जो है ना उसको सूखा अन्न पसंद ही नहीं आएगा, पूड़ी पराठे इस तरह की चीजें पसंद करेंगे, लेकिन उसको रोकना है उन सारी की सारी चीजों से, क्योंकि कफ वर्धक है, गुरुता उसके शरीर में है। इसलिए व्यक्ति को अपने शरीर के क्षमता के हिसाब से और अपने शरीर की प्रकृति के हिसाब से भी अपने भोजन को, अपनी स्वाद ग्रंथियों को रोकना है कि नहीं, ये बहुत आवश्यक है। तो इसलिए मतलब एक संतुलित आहार के लिए अपनी स्वाद ग्रंथि को पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर शर्मा, आज आपने एक भारतीय परिवेश में किस प्रकार से आहार का संतुलन होना चाहिए, इसके बारे में आपने विस्तार से हमें जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है। दोस्तों, मैं हूं मुनीश शर्मा, हाजिर हूं लेकर आपके लिए देश और दुनिया की ताज़ा खबरें। डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 नई प्रौद्योगिकी प्रणालियों का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के तहत मत्स्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 20,050 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का भी शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के सुल्तान सलमान बिन अब्दुल अजीज के साथ फोन पर कोविड-19 से पैदा हालात की चर्चा की। G20 के अध्यक्ष के तौर पर महामारी के दौरान समन्वय स्थापित करने के सऊदी सुल्तान के प्रयासों की प्रधानमंत्री ने प्रशंसा की है। भारतीय वायुसेना में औपचारिक तौर पर राफेल लड़ाकू जेट विमान अब शामिल हो गए हैं। अंबाला में एक वायुसैनिक अड्डे पर समारोह हुआ और इस अवसर पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। वायुसेना के विमानों ने फ्लाई पास्ट का शानदार प्रदर्शन किया। राफेल जेट्स को वायुसेना में शामिल करने के औपचारिक समारोह में फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले और भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उपस्थित रहे। भारत प्रशांत क्षेत्र को लेकर 3 देशों यानी भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस की वार्ता में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने। इस वार्ता का उद्देश्य आपसी रिश्तों को और सुदृढ़ बनाना और एक शांतिपूर्ण, सुरक्षित, खुशहाल और नियमों पर आधारित भारत प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करना है। शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक मॉस्को में हो रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बैठक से अलग समय निकालकर रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ भी चर्चा की है। भारत में 34,71,783 लोग कोविड-19 से मुक्त हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 72,939 लोग कोविड मुक्त हुए हैं।
भारत में ठीक होने की दर फिलहाल 77.74% है। पिछले 24 घंटे में भारत में 11,29,756 लोगों की कोविड संबंधी जांच की गई। कोविड-19 के मामलों में तेजी से उछाल को देखते हुए यूके ने और कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं और ग्रीस के लेस्बोस द्वीप पर यूरोप के सबसे बड़े प्रवासी शिविर में एक भीषण अग्निकांड का समाचार है। और इसके साथ ही दोस्तों, हमारा ये सायकालीन बुलेटिन अब यहीं समाप्त होता है, लेकिन सुनते रहिए, जुड़े रहिए हमसे। हम ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा से बोल रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। राजर्षि जनक की यज्ञशाला, जहां सीता जी का स्वयंवर आयोजित है। सभी राजे महाराजे अपनी सुंदरतम वेशभूषा धारण किए बैठे हैं। रंगभूमि में जनक सुता का प्रवेश होते ही देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए, पुष्प वर्षा करती अप्सराएं गाने लगीं। चकित चितवन से
सीता जी ने श्री राम को देखा, किंतु गुरुजनों तथा उपस्थित अतिथि समाज को देखकर वो सकुचा गईं। श्री राम की मोहिनी छवि हृदय में बसाकर वो लाज छुपाने हेतु सखियों को देखने लगीं। श्री राम तथा सीता का युगल मनोहारी रूप देखकर उपस्थित जन समुदाय मन ही मन विधाता से प्रार्थना करने लगा कि वो महाराज जनक को प्रेरणा दें कि वो अपना प्राण त्याग कर सीता जी का विवाह श्री राम से कर दें। वृंदावली गाते हुए भाटों ने महाराज जनक के प्रण को वाणी दी। इस भरी सभा में शिव के कठोर धनुष को जो भी तोड़ेगा, सीता जी उसी का वरण करेंगी। प्रण सुनकर उपस्थित राजा एक क्षण को ललचाई दृष्टि से सीता जी का सुंदर रूप निहारते हैं, किंतु दूसरे क्षण उनकी दृष्टि मानो शिव जी के धनुष को तौलने लगती है। तमक कर वो धनुष को पकड़ते हैं, किंतु जब वो टस से मस नहीं होता तो लजाकर वापस चले जाते हैं। हर्षि सुरन दुंदुभि बजाई, बरषि प्रसून अपछरा गाई। पानी सरोज सोह जयमाला, अवचट चितये सकल भुआला। चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाई। गुरुजन लाज समाज बड़, देखी सिया सकुचानी। लागे बिलोकन सखिन तन, रघुवीर ही पुर आनी। राम रूप अरु सिय छवि देखे, नर नारी परिहरी निमेखे। सोच ही सकल कहत सकुचाही, विधि सन विनय करही मन माही। हरु विधि बेगी जनक रड़ताई, मति हमारी असी देहि सुहाई। बिनु विचार पन तजि नर नाहू, सिय राम कर करे विबाहु। जग भल कहे भाव सब काहू, हठ कीन्हे अंतहु उरदाहु। एहि लालसा मगन सब लोग, बरु सावरो जान के जोगु। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए। कह नृपु जाई कहु पन मोरा, चले भाट हिय हर्षु न थोरा।
बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहि हम, भुजा उठाए विशाल। नृप भुज बलु बिधु शिव धनुराहु, गरुव कठोर विदित सब काहू। रावनु बानु महाभट भारे, देखि सरासन गवहि सिधारे। सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आजु जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनय विचार परई हटितेही। सुनिपन सकल भूप भिलाशे, भटमानी अतिशय मन माखे। परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। तमकिता कित शिव धनु धरहि, उठई न कोटि भांति बलु करहि। जिनके कछु विचारु मन माही, चाप समीप महीपन जाहि। धरहि धनु मूढ़ नृप, उठई न चलहि लजाय। मनहु पाई भट बाहुबलु, अधिकु अधिकु गरुआई। सामयिक वार्ता। विषय प्रगाढ़ होते भारत ईरान संबंध। आलेख राष्ट्रीय सिंगापुर विश्वविद्यालय में पश्चिम एशिया संस्थान में वरिष्ठ शोधकर्ता डॉक्टर आसिफ शूजा का। वाचन स्वर नीलम मलकानिया का। भारत के 2 वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों का एक ही सप्ताह में एक के बाद एक ईरान जाना दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ होते संबंधों को दर्शाता है। शंघाई सहयोग संगठन में शामिल होने रूस गए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत लौटते समय पिछले रविवार को ईरान में रुके थे। श्री सिंह ने तेहरान में अपने समकक्ष ब्रिगेडियर जनरल आमिर हातामी से मुलाकात की और क्षेत्रीय सुरक्षा तथा परस्पर सहयोग के मुद्दों पर विचार विमर्श किया। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए मॉस्को जाते समय तेहरान गए थे। इस दौरान उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जावाद ज़ारिफ से रचनात्मक मुलाकात की। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने के बारे में चर्चा की और साथ ही क्षेत्रीय घटनाक्रम की भी समीक्षा की गई। ये उल्लेखनीय है कि डॉक्टर जयशंकर ने
19वें भारत ईरान संयुक्त आयोग बैठक में शामिल होने के लिए दिसंबर 2019 में तेहरान की यात्रा की थी, जबकि ईरान के विदेश मंत्री डॉक्टर जावाद ज़ारिफ इसी साल जनवरी में रायसीना संवाद 2020 में शामिल होने भारत आए थे। कोविड-19 महामारी की वजह से यात्रा पर लगे प्रतिबंधों के बाद भारत के विदेश मंत्री की ये पहली विदेश यात्रा थी। इससे भारत और ईरान द्वारा अपने द्विपक्षीय संबंधों को दिया जा रहा महत्व पता चलता है, विशेष तौर से ऐसे समय में जब अन्य देशों के साथ तेहरान की राजनीति और आर्थिक सहयोग को सीमित करने के उद्देश्य से अमेरिका ईरान के खिलाफ अधिकतम दबाव अभियान चलाता आ रहा है। ये दोनों यात्राएं ऐसे समय में भी हुई हैं जब ईरान और चीन अपने दीर्घकालीन द्विपक्षीय सहयोग को निर्णायक रूप देना चाहते हैं। बड़े पैमाने पर ऐसा माना जा रहा है कि चीन की बेल्ट और रोड पहल के रूप में चीन और ईरान अपने 25 वर्षों के द्विपक्षीय सामरिक सहयोग को नया रूप दे रहे हैं और चीन ने ईरान में बड़ा निवेश करने का वादा किया है। भारत के दोनों बड़े मंत्रियों की ईरान यात्रा ऐसे समय में भी हुई है जब अफगानिस्तान की शांति के लिए अंतर अफगान संवाद होने की संभावना है। दोनों विदेश मंत्रियों ने परस्पर हित के द्विपक्षीय मुद्दों और अन्य क्षेत्रीय मुद्दों के अतिरिक्त इस मुद्दे पर भी वार्ता की। इसके अतिरिक्त ये यात्राएं अमेरिका द्वारा ईरान पर हथियार प्रतिबंध बढ़ाने की असफल कोशिशों के बाद हुई हैं। इसी वर्ष अक्टूबर में ये प्रतिबंध समाप्त होने वाला है। भारत और ईरान के प्राचीन संबंध हैं, जो हालिया वर्षों में और गहरे हुए हैं। साथ ही चाबहार पत्तन और चाबहार जाहेदान रेल परियोजना जैसी संयुक्त अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के माध्यम से फलदायी भी रहे हैं। वर्तमान समय में भारत और ईरान चाबहार पत्तन का उपयोग बढ़ाने की दिशा में लगातार सक्रिय है। ध्यान दिया जाना चाहिए कि पिछले महीने ही ईरान में भारत के राजदूत को ईरान रेलवे के प्रमुख और उप मंत्री सईद रसौली ने चाबहार जाहेदान रेलवे लाइन के संदर्भ में दोनों देशों के बीच सहयोग की समीक्षा के लिए आमंत्रित किया था। हालांकि मौजूदा समय में ईरान पर अमेरिका द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से भारत और ईरान के द्विपक्षीय व्यापार पर नकारात्मक असर पड़ा है, लेकिन भारत और ईरान दोनों ही देश मौजूदा बाध्यताओं के बावजूद द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत के लिए ईरान एक ऐसा महत्वपूर्ण विस्तारित पड़ोस है जिसके साथ द्विपक्षीय संबंधों में भी बहुत संभावनाएं हैं और मध्य एशिया तथा अफगानिस्तान तक भारत की पहुंच के लिए भी सामरिक रूप से ये महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार भारत भी ईरानी उत्पादों के लिए विशाल बाजार उपलब्ध करवाता है और पारंपरिक रूप से ईरान का कच्चा तेल मुख्य रूप से भारत में ही पहुंचता रहा है। पश्चिम एशिया में मौजूद भू राजनीतिक स्थिति और इस क्षेत्र में अमेरिका, रूस और चीन के बीच वर्चस्व की लड़ाई की वजह से बाहरी दुनिया के साथ ईरान के संबंधों पर नकारात्मक असर पड़ा है। इसके अतिरिक्त कोविड-19 महामारी के वैश्विक प्रभाव का भी दबाव है। महामारी की वजह से यात्रा पर लगे प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के तुरंत बाद भारत के दो बड़े मंत्रियों की ईरान यात्रा से पता चलता है कि भारत ईरान के साथ संबंधों को बहुत महत्व देता है। दोनों देशों के परस्पर संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में इनसे बहुत मदद मिलेगी। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा esth.radiomail@gmail.com पर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।